कल्पना की शादी को 2 साल हो गए थे और आज तक वो ससुराल में एक पल भी सुकून से नहीं रह पाई थी। घर में सास ससुर के साथ ननद और देवर भी उसे उखड़े हुए से रहते थे। वो कोई भी काम करती तो सब उसमें टोका टोकी करते थे और ताने दिया करते थे। कल्पना की ज़िंदगी पहले ऐसी नहीं थी। कोई भी काम मन होता तो करती थी, वरना नहीं करती थी। उसे किसी की बात नहीं माननी होती थी। कोई भी चीज़ या बात के लिए वो बहस कर लेती थी। अपने पापा और भैया की तो वो लाडली थी। कल्पना की मम्मी अक्सर समझाया करती थी, तुझे अगले घर जाना है तो ऐसा स्वभाव ठीक नहीं है। हमेशा सामने वाले की भी बात मना कर और हर बात में बहस करना छोड़ दे, वरना दुख पाएगी। ये तो हम लोग हैं जो सहन कर लेते हैं, पर ससुराल वाले तो एक की 4 सुनाएंगे। अपनी मम्मी की बात को वो हवा में घुमा देती थी। मम्मी, आप फालतू परेशान होते हो। आपकी बेटी शेरनी है, किसी से डरेगी नहीं। पर शादी के बाद सब उल्टा हो गया। कल्पना को ऐसा परिवार मिला जहाँ बहू को हर तरह से दबा कर रखा जाता था। जहाँ बहू मतलब एक कठपुतली जो सबके इशारों पर नाचते रहे और उफ तक भी ना करे। बहू मतलब सुबह से शाम तक काम करने वाली, जो कभी थके नहीं और कभी किसी काम के लिए मना नहीं कर सकती है। आज शादी के 2 साल हो गए। कल्पना के चेहरे से हंसी ही गायब हो गई थी। वो इस जीवन को जीने की आदी हो गई थी। उसकी सारी मुस्कुराहट और अल्हड़पन जा चुका था। घर में जब से वो आई थी, सारे काम का बोझ उस पर डाल दिया था। किसी को कुछ भी काम होता था तो सब कल्पना को ही आवाज़ लगाते थे। सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक की हर जिम्मेदारी वो निभाती थी। कल्पना की सास के अनुसार बहुओं को आराम की जगह बस काम और काम ही करना चाहिए। बहुएं काम करती ही अच्छी लगती है। कल्पना सुबह के नाश्ते में भी 2 वैरायटी बनाती थी। किसी को पोहा पसंद होता है तो किसी को उपमा। देवर को प्रोटीन शेक पीना होता है तो ननद बबीता को ग्रीन टी चाहिए। ससुर जी प्रकाश जी को अदरक वाली मीठी कड़क चाय चाहिए तो सास गोमती जी को फीकी चाय चाहिए। और पति गौतम को तो और भी बुरा व्यवहार था। वो हर बात के लिए कल्पना पर गुस्सा कर लेता था। सबके सामने चिल्लाकर बात करता था। जरा सा कोई काम छूट जाए, कोई सफाई बाकी रह जाए तो वो 10 बातें सुना देता था। कमरे की चादर ढंग से बिछी नहीं है, गीली तौलियाँ सुखाया क्यों नहीं, शर्ट पर प्रेस नहीं है, सिलवटे हैं, रुमाल ढंग से नहीं समेटा है, मोजे नहीं मिल रहे हैं, कार की चाबी कहाँ रख दी, पानी की बोतल ठंडी नहीं है, ऑफिस के टिफ़िन में वैरायटी नहीं है। बहुत सी छोटी छोटी बातों पर वो सबके सामने चिल्ला पड़ता था। गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर ही धरा रहता था। गुस्सा में वो कल्पना को ऐसी डांट लगाता था कि वो शर्मी और डरी रहने लगी थी। वो हर काम डर कर करती थी, कहीं उसे कोई गलती ना हो जाए। अपने पापा की शेरनी ससुराल आते ही डर कर रहने लगी थी। घर में गौतम ही नहीं, उसके ससुर जी और सास का गुस्सा बड़ा ही तेज था। वो भी छोटी सी बात पर बखेड़ा खड़ा कर लेते थे। शुरू में उसने कुछ कहने की कोशिश की। अपनी गलती ना होने पर सफाई देनी चाहिए तो उसे डांट कर चुप कराकर दिया गया। इस घर में बहू को कुछ बोलने का हक नहीं है, चुपचाप सुन और अपना काम करा कर। एक दिन वो रसोई में दूध गर्म कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो उसने अपने देवर राहुल को दरवाज़ा खोलने को कहा तो वो गुस्सा हो गया। क्या भाभी, मैं कोई आपका नौकर हूँ जो मुझ पर हुक्म झाड़ रहे हो? खुद ही दरवाज़ा खोल दो। कल्पना दरवाज़ा खोलने गई और हड़बड़ी में गैस धीमी करना भूल गई। रसोई में दूध फैल चुका था। उसे देखकर गोमती जी चिल्लाने लगी, तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि गैस पर दूध रखा हो तो
गैस धीमी कर देते हैं। अब इतने महंगे भाव का दूध तेरे मायके से तो नहीं आया है, इसके पैसे तू भरेगी क्या? कल्पना की आंखें भर आई। वो पलट कर अपने मायके भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पापा दिल के मरीज थे। मम्मी पहले ही परेशान रहती थी उनसे, अपनी क्या कहती, बड़ी भैया की नौकरी भी छूट गई थी, तो उनसे भी कहना बेकार ही था। मायके का इतना तनाव, उस पर ससुराल वालों के ताने, कल्पना की ज़िंदगी ही बदल गई थी। अब वो डरी सहमी चुप रहने लगी थी। हर बात में हामी भरना उसकी आदत हो गई थी। एक दिन ननद बबीता का कुर्ता प्रेस कर रहती थी, तभी गोमती जी ने आवाज़ लगाई थी तो वो दौड़ पड़ी। प्रेस जल्दबाजी में रख कर गई थी तो बैलेंस बिगड़ा और प्रेस गिर गई। बबीता का कुर्ता जल गया था। उस बात को लेकर बबीता ने भी बहुत सुनाया। ये कुर्ता मेरा फेवरेट था, आपके मायके से नहीं आया था, आपने तो जानबूझकर जलाकर मन की भड़ास निकाल ली, पर मेरा तो नुकसान हो गया। बबीता, सब कुछ अचानक से हो गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। कल्पना ने सफाई देनी चाहिए, पर बबीता भड़क गई। मम्मी, अपनी बहू को समझा दो, मुझसे फालतू में उलझ रही है, मैं तो इनके मुंह नहीं लग रही हूँ। अब गलती करी है तो मान क्यों नहीं लेती? कल्पना से ज़बरदस्ती माफ़ी मंगवाई गई। ऐसे माहौल में उसका दम घुट रहा था। उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। ससुराल में ही आसरा था और मायके वापस जा नहीं सकती थी। कुछ महीने बाद उसके देवर राहुल की शादी तय हो गई, जिसकी सारी जिम्मेदारी कल्पना पर ही आ गई थी। घर के साथ उसे बाहर के लिए भी शॉपिंग करनी होती थी। इतने सारे काम होते थे, वो थक कर चूर हो जाती थी। रात को देर से सोती थी और सुबह जल्दी उठना होता था। उसकी तबीयत गड़बड़ रहने लगी थी। पूरी शादी में वो चाहे चेहरे पर मेकअप लगाए घूमती रही, पर उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर थकान साफ नज़र आ रही थी। घर में छोटी बहू रीचा आ गई थी। रीचा मुँहफट थी और बराबर जवाब दे देती थी। मतलब वो ससुराल वालों का बेवजह का गुस्सा सहन नहीं करती थी। एक दिन वो भी रसोई में आटा गूंद रही थी, दरवाजे की घंटी बजी, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो ससुर जी चिल्लाते हुए आए, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? ये क्या तरीका है पापा जी? बड़ी भाभी तो पूजा कर रही है, मम्मी जी मंदिर गई है, राहुल नहा रहे हैं और जेठ जी सब्जी लेने गए हैं। बस बबीता दीदी ही फ्री है, वो टीवी देख रही हैं। वो तो दरवाज़ा खोल सकती थी, दरवाजे के पास भी बैठी है। उसका जवाब सुनते ही प्रकाश जी सकपका गए और दरवाज़ा खोलने चले गए। सामने गोमती जी थी। इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे भूख लग रही है। बहुओं ने कुछ बनाया या नहीं, या हमें भूखा ही रखेगी? तभी पूजा ख़त्म करके कल्पना आती है। मम्मी जी, सब तैयार है, आप बैठिए। वह रसोई में गई तो देखा अब तक केवल आटा ही गूंदा है। तो उसने रीचा से पूछा कि सब्जी नहीं बनी, तो वो भी बोली, भैया सब्जी लेने गए हैं, अभी समय लगेगा। तभी उनकी बातें गोमती जी सुन लेती हैं। अब तुम दोनों आपस में बातों की खिचड़ी पकाती रहोगी या मुझे भी कुछ खिलाओगी? और ये क्या, अभी तक सब्जी नहीं बनी? और वो रीचा को सुनाने लगी तो रीचा ने भी पलटकर जवाब दिया, मम्मी जी, घर में सब्जी नहीं थी तो बनाई नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और जब मेरी गलती नहीं है तो मैं डांट क्यों खाऊं? गोमती जी टका सा जवाब सुनकर चुप हो गई और आगे कुछ न कह सकी। तभी गौतम घर पर सब्जियां लेकर आ गया। कल्पना ने फटाफट सब्जी बनाई और खाना खिलाया। शाम को बालकनी में दोनों बैठकर
चाय पी रही थी। तो कल्पना ने कहा, तुम ये सब कैसे कर लेती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? इस तरह से तो ये तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मायके वालों से कर देंगे। बहुओं का इस तरह से बोलना शोभा नहीं देता है। क्या हुआ जो हम थोड़ी सी डांट खा लेंगे? घर का माहौल तो शांत बना रहेगा। कल्पना भाभी, आप भी इन लोगों का पक्ष ले रही हो जिन्होंने आपको इतने कष्ट दिए हैं, और हम फालतू में डांट क्यों खा लें जब हमने गलती ही नहीं की। गलती होती तो मैं 10 बार माफ़ी मांग लेती, पर जब हमारी गलती ही नहीं है तो क्या हम बूंदवा मजदूरी करते हैं तो बिना बात के डांट खा ले? भाभी, जो सहता है उसी को सब दबाते ही। सुनते हैं हम घर की बहुएं हैं, इस घर के सुख दुख की बराबर के हिस्सेदार हैं, तो हम बिना बात के गुस्सा को क्यों सहन करें? माना बहुओं को सहना चाहिए, पर वो सहना चाहिए जो वास्तविक में सहने लायक हो। हमारी गलती होगी तो हम 10 बार सहेंगे, वरना विरोध करेंगे और अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ों को रौंद देंगे। ऋचा पहले मैं भी तुम्हारी जैसी थी, पर ससुराल आकर अपना अस्तित्व ही भूल गई। कभी अपने विरुद्ध उठ रही गलत आवाज़ों को रोक नहीं पाई। हाँ भाभी, आपने बहुत जल्द ही हार मान ली। आपने अब तक बहुत सहा, पर अब मत सहो। अपने खिलाफ बोलने वालों के विरुद्ध जो आपको खुद को ही खड़ा होना होगा। इसमें मैं आपको छोटी बहन बनकर हिम्मत दे सकती हूँ। अब कल्पना में हौसला आ गया था, क्योंकि ससुराल में तो कोई था जो उसका साथ दे रहा था। अगले सुबह फ़ोन की घंटी बजती है। कल्पना की मम्मी घबराते हुए बोलती है कि तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, तो तू घर के पास वाले चौराहे पर जो अस्पताल है उसमें तुरंत आ जा। कल्पना सुन रही जाती है। आँखों में आंसू टपकने लगते हैं। वो तुरंत अपना बैग जमा लेती है, फिर घर से निकलने लगती है कि गोमती जी रोक देती है। बहू, कहाँ जा रही है? तेरे जाने से तेरे मरते हुए पापा बचा तो नहीं जाएंगे, और फिर तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? इतने लोगों का खाना भी बनाना है, और आज बबीता की कुछ सहेलियां भी खाने पर आ रही हैं, तो तू कहीं नहीं जा सकती है। ये मेरा आदेश है। कल्पना एक बार को रुक जाती है, फिर उसे सामने पूर्वी खड़ी दिखती है तो उसके अंदर हिम्मत आ जाती है। मम्मी जी, आज आप मुझे नहीं रोक सकती हो। उधर अस्पताल में मेरे पापा बीमार पड़ रहे हैं और आपके घर के कामों की पड़ी है। आज तक आपकी हर बात मानी है, पर आज नहीं रुकूंगी। कल को पापा को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं पापा से मिलने और उनकी देखभाल करने ज़रूर जाऊंगी। फिर घर का खाना ऋचा बना लेगी। ऋचा नहीं भी होती तो आप बना सकती हैं। मुझे तो अपने पापा से मिलने जाना है। बहू, मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर घर में दोबारा कदम मत रखना, गोमती जी बोली। मम्मी जी, मेरे इतने से दिन में जाने से आपको खाना बनाना भारी लगने लगा है, तो आप मेरे हमेशा चले जाने को तो सहन नहीं कर पाएगी। अब आप पूरे परिवार समेत मुझ पर निर्भर हो गई हो, तो ये धमकी रहने दीजिए। पापा के ठीक होने ही वापस आ जाऊंगी। तब तक ऋचा घर संभाल लेगी। दोनों की बहस सुनकर बबीता कमरे से बाहर आ जाती है। भाभी, ये क्या नाटक लगा रखा है? मम्मी जब मना कर रही है तो मत जाओ। आपको मम्मी की हर बात माननी पड़ेगी। बबीता दीदी, कल को आपको भी सगाई होगी। आप भी शादी करके दूसरे घर चले जाओगे, तो आप क्या अपने बीमार मम्मी पापा से मिलने नहीं आओगे? आपकी
सास आपको रोकेगी और आप तुरंत मान जाओगी? क्या आपका दिल अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए दुखी नहीं होगा? ये सुनते ही बबीता कुछ ना कह सकी। ऋचा ने हिम्मत दी थी तो कल्पना सबसे बराबर की बसबाजी कर पा रही थी। तभी वो गौतम को ऑफिस फ़ोन लगाती है, पर वो बिजी होता है। इतने में प्रकाश जी कार की चाबी लेकर आते हैं। अपनी बेटी बबीता के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और कल्पना से कहते हैं, बहू, तूने आज मेरी भी आंखें खोल दी है। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास ले चलता हूँ। कहाँ बस और ऑटो में थक जाओगी। मैं कार से तुम्हें समय पर पहुँचा दूँगा। गोमती जी भी कुछ नहीं बोल रही थी। वो चुपचाप होकर स्वीकृति दे रही थी। अपनी सास ससुर में आए सकारात्मक बदलाव को देखकर कल्पना खुद हैरान थी और दूर खड़ी देवरानी को उसने आंखों ही आंखों में धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी वजह से ही आज घर में ये चमत्कार हुआ था। एक देवरानी ने बहन बनकर जेठानी का जीवन ही बदल दिया। पाठकों, ससुराल में रहना हो तो हर गलत को सहन करना ज़रूरी नहीं है। हमेशा अपने लिए बोले, अपने लिए कहना सीखे। ऋचा ने हिम्मत दी तो कल्पना ने अपनी बातें रखी और वो मायके चली गई। बहू घर की सदस्य होती है, बंधुआ मजदूर नहीं।